जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपकी #जियो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है उसके चौथे लेक्चर के बारे में। इससे पहले हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए बच्चों। पहले लेक्चर में हमने ये जाना है कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस कितनी टाइप की होती है, और दूसरे वाले लेक्चर में हमने जाना कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है या फिर घटा रहा है, उसके बारे में जाना है। और तीसरे लेक्चर में हमने जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लॉ ऑफ मास एक्सचेंज यानी कि रेट लॉ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं नीट में, जेईई मेंस में। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास शुरू होने जा रहा है वो चौथा लेक्चर है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं नीट में भी, जेईई मेंस में भी, और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी इसके ढेर सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। थ्योरेटिकल कांसेप्ट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक शुरू करने से पहले सारे बच्चे अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर्स। हमारा आज जो टॉपिक है बच्चों वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। और साथ ही साथ हम जो पढ़ेंगे एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इसके बारे में भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ये 2 टॉपिक रहेंगे बच्चों हमारे आज के लेक्चर में, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो धड़ाधड़ क्वेश्चंस निकल के आते हैं जेईई में, नीट में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक डालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। सबसे पहला मॉलिक्यूलरिटी वाला टॉपिक डाल देते हैं ना। सबसे पहला जो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। अब ये मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस को अगर डिफाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस को किस तरह से डिफाइन करते हैं, सिंपल, नाम में ही काम है, सारी चीजें जो है नाम में ही। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स, कि जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। बहुत सिंपल सा है, इतना सा है, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है कि जितने भी मॉलिक्यूल किसी सिंगल स्टेप रिएक्शंस में, किसी एलिमेंट्री रिएक्शंस में, एलिमेंट्री का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शंस, है ना, तो कोई भी, जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी सिंगल स्टेप रिएक्शंस में रिएक्शंस करते हैं या फिर एलिमेंट्री रिएक्शंस में रिएक्शंस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हम रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले इस तरह से, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स react, the number of molecules react, यानी कि रिएक्टेंट के बारे में जिक्र हो रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में जिक्र हो रहा है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट इन सिंगल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, एलिमेंट्री रिएक्शंस, अब एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब अच्छे से समझना है। एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब अच्छे से समझना होता है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है उसी को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। एंड कोलाइड टुगेदर, साथ ही साथ एंड कोलाइड टुगेदर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्म प्रोडक्ट। ये सब बच्चे जानते हैं कि भाई रिएक्टेंट अगर आपस में रिएक्शंस करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं, आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशंस है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एक सिंगल रिएक्शंस में, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी कि यहां पर जो एलिमेंट्री मतलब है, एलिमेंट्री का मतलब समझना बेटा, एलिमेंट्री का मतलब समझना, एलिमेंट्री रिएक्शंस हम उनको कहते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। यानी कि सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जिस सिंगल स्टेप रिएक्शंस, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसी सिंगल स्टेप रिएक्शंस में। अगर मान लीजिए हमारे पास जो है सिंगल के अलावा जो है मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस की हम डायरेक्ट मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकालेंगे, उसको पहले अलग अलग स्टेप में लिखेंगे, तो उसके किसी सिंगल स्टेप को उठा के उसकी मॉलिक्यूलरिटी को हम देखेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो यही बात है यहां पर कि ये बोलता है कि मॉलिक्यूलरिटी हमेशा हमें किसमें देखना है, एलिमेंट्री रिएक्शंस में देखना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर देखना है मॉलिक्यूलरिटी, अगर देखनी है तो एलिमेंट्री रिएक्शंस में देखना है, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी देखना है। इसको मैं स्टार कर देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्री रिएक्शंस वाली बात है ना। तो जैसे
समझते हैं कि किस तरह से हमारे पास जो है मॉलिक्यूलरिटी होती है। अगर देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस हम सिंगल स्टेप में देख रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इसके बारे में अगर और चीजें हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, यानी कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर एक मॉलिक्यूलरिटी होगी तो मॉलिक्यूलरिटी जिस रिएक्शंस की 1 हो उसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और जिस मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसको हम बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो उसको हम बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। इस तरह से समझ लीजिएगा। यानी कि यहां पर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है हमारे पास ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो अगर हमारे पास, सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे बच्चे, हमारे पास कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, तो उनको कहते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होने वाली है, हमारे पास 1 होने वाली है। तो ध्यान से सुनना, यानी कि यहां पर हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होगी हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 1 होगी। तो जिस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी उसी को हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए बच्चों, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है Br2 है, मान लीजिए इस तरह से Br2 है, ठीक। तो ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है। अगर मैं इसको एक्वस मीडियम की बात करता हूं, इसको अगर डिसोशिएट करना चाहूं तो ये होगा 2Br नेगेटिव एक्वस मीडियम, इस तरह से। तो ध्यान से सुनना, यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, यहां पर मॉलिक्यूल्स कितने दिख रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल्स। तो इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 1। ऐसे रिएक्शंस जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, तो ध्यान से सुनना, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल्स है Br का यहां पर एक मॉलिक्यूल है Br2 का, यानी कि ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है, यहां पर Br2 का एक मॉलिक्यूल है, तो इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी होगी 1। इतनी बात समझ में आई। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, तो दूसरा बात अगर समझते हैं तो दूसरा हमारे पास होता है, जैसे ये यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, ऐसे हमारे पास क्या होती है बच्चों, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर के बाद आता है बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होगा, सिंपल सा, नाम में ही काम है। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब एक मॉलिक्यूल, जिसमें एक मॉलिक्यूल हो, और बाइमॉलिक्यूलर मतलब जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बी 2, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो बच्चों, 2 हो। जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो उसी को हम कहेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो 2 मॉलिक्यूल किस तरह से, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे H2+I2 की बात कर रहे हैं, H2+I2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, इस तरह से 2HI बनेगा, है ना। तो इसके मॉलिक्यूल, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी देखें तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स और एक मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितनी हो गई, 2 हो गई, है ना। तो इस तरह से हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब है कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, 2 हो गई इस रिएक्शंस की। ऐसे अगर दूसरे एग्जांपल दे दें, जैसे मान लीजिए H2+Cl2 अगर दें, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी रिएक्शंस की भी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ऐसे हम ब्रोमीन के रिस्पेक्टिवली भी दे सकते हैं, H2+Br2, तो इसका मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी कि इस तरह से हमारे पास है ना ये चीज। तो अपने पास है कि यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलरिटी, यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलरिटी। तो सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू, समझने के लिए तो बहुत आसान है। आई बात समझ में। ऐसे ट्राइमॉलिक्यूलर भी रिएक्शंस होती है बच्चों, पर ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होती हैं, वो रेयरली एग्जिस्ट करती हैं। उसके नेचर के बारे में भी बता देते हैं, टॉपिक डाल देते हैं, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यानी कि यहां पर यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, बाइमॉलिक्यूलर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बारे में। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस नाम में काम है, सारी चीजें नाम में है यार, सब नाम में क्या रखा है साहब, नाम में, यहां पर नाम में रखा है, जो कुछ रखा है नाम की वजह से ही यहां पर, मतलब काम की वजह से यहां पर नाम है ना। तो ध्यान से सुनना, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती क्या है, आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। ट्राई मतलब 3, जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 होती है उसको ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास क्या होगी, रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस
3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जिन रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 3 होती हैं वो जो है रेयरली एग्जिस्ट करती हैं, ना के बराबर जो है मतलब बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे इनका जो एग्जिस्टेंस है वो रेयरली एग्जिस्टेंस है बच्चों, इसका रेयरली एग्जिस्ट करती हैं, ये रेयरली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक। क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी अगर 3 हो जाए तो वहां पर प्रोडक्ट की मात्रा बहुत कम बनेगी, क्योंकि कॉलिजन्स बहुत कम होगा। क्योंकि हमने यहां पर जरूर देखा है बच्चों, हम जब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ रहे थे तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस में हमने क्या पढ़ा है कि ऐसी रिएक्शंस यानी कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा कि जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे, किसके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स देखेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे किसी सिंगल स्टेप रिएक्शंस में। सिंगल स्टेप रिएक्शंस में हम मॉलिक्यूल्स के नंबर देखते हैं और वही मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं बच्चों, कोलाइड्स करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएगा तो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बनेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में टकराव होने जरूरी है, और जितने ज्यादा से ज्यादा टकराव होंगे, जितना अच्छे से अच्छा टकराव होगा, उतना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, उतना अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से सुनना है ना। तो कहने का मतलब है टकराने के लिए भी क्या चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया टकराएगा तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया से टकराने से ज्यादा कॉलिजन्स होगा, और ज्यादा से ज्यादा कॉलिजन्स जब होगा तो ज्यादा से ज्यादा कॉलिजन्स, हमने पढ़ा था कि कॉलिजन्स ही डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बन रही है। अगर अच्छे से अच्छा कॉलिजन्स हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा टूट रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा टूट रहे हैं तो प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बनेगी। तो सिंपल सी चीज है, यानी कि कॉलिजन्स पे भी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन हमने करा था जब, तो बताया था रेट ऑफ रिएक्शन जो है कॉलिजन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से सुनना कि अगर मॉलिक्यूलरिटी हम यहां पर बोल रहे हैं 3, अगर क्या बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी 3, यानी किसी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो तो हम बोल रहे हैं उसकी जो अमाउंट हो वो रियली एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी रिएक्शंस क्या करती है, रियली एग्जिस्ट। क्यों रियली एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यहां पर हमें ऑब्टेन होता है, यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हम बात कर सकते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यहां पर बनता है लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इस तरह से जो है लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहां पर हमारे पास होता है लेस अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन, है ना, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यहां पर प्रोडक्ट की जो है अमाउंट का फॉर्मेशन कम होता है। कैसे, ध्यान से सुनना, मान लीजिए, ध्यान सुनना, यहां पर मान लीजिए हमारे पास जो है कोई मॉलिक्यूल्स है, या ए का मॉलिक्यूल्स है ना, ये बी का मॉलिक्यूल है। इस तरह से मान लीजिए यहां पर हमने बोला कि ये क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स ए का है, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स किसका है बच्चों, बी का है, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास किसका है, सी का। ठीक, अगर देखिए अगर ए और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शंस करेंगे तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो एक दूसरे से अच्छे कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई तीसरा आ गया बच्चों, यानी कि बाहर से तीसरा आ गया, तो फिर कॉन्टैक्ट धीरे धीरे पहले और दूसरे के बीच में खत्म होने लग जाता है ना। तो ये तो नेचुरली भी है कि अगर मान लीजिए कोई एक है और इन दोनों के आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट है, एक ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स, है ना, आपस में इन दोनों का कॉन्टैक्ट है। लेकिन अगर वहां उस ए मॉलिक्यूल्स पे नजर डालने वाला कोई सी मॉलिक्यूल्स आ गया, यानी कोई तीसरा आ गया, तो ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट करने वाला तीसरा आ गया, है ना। रेस में जो है तीसरा घोड़ा ने जो है, यानी कि तीसरे ने भी यहां पर जो है पार्टिसिपेट कर दिया। अब तीसरे ने पार्टिसिपेट कर दिया तो इस वाले का जो कॉन्टैक्ट है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब है एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाएगी बच्चों, कि यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, और अगर हमने उसको एक मॉलिक्यूल्स को बाकी मॉलिक्यूल के साथ अगर कांटेक्ट करवाना है, तो अगर बाकी मॉलिक्यूल्स इसके अराउंड में बढ़ गए, मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल्स है और इसको हर एक मॉलिक्यूल्स के साथ हमें कांटेक्ट करवाना है, जितना ये अच्छे से अच्छे जो है मॉलिक्यूल्स के साथ कांटेक्ट करेगा उतना अच्छे से अच्छा यहां पर प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी। तो ध्यान से सुनना कि अगर एक मॉलिक्यूल्स है ये ए, इसको बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करवाना है, कांटेक्ट कराना है। कांटेक्ट करके ये क्या करेगा, कोलाइड करेगा, और जितना ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा कोलाइड करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कोलाइड करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा टूटेगा, और उतना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल सी चीज है। तो ध्यान सुनना, ये मान लीजिए ये क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है ना। तो अब इस मॉलिक्यूल्स को चाहने वाला ये वाला मॉलिक्यूल्स है, तो इन आपस में इन दोनों का क्या है, कांटेक्ट है।
इन दोनों का आपस में क्या अच्छा कांटेक्ट है, अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, है ना, पूरा दिन दिन बिता दे रहे हैं। लेकिन अगर ये इस मॉलिक्यूल्स के साथ में इसको चाहने वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स आ गया, तो अब इस मॉलिक्यूल्स के लिए क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल्स को इसको भी टाइम देना है, इसको भी टाइम देना है ना, यानी कि इसके साथ भी कांटेक्ट बनाना है, इसके साथ भी कांटेक्ट बनाना है। अब वो कांटेक्ट बनाना है तो भाई देखो, दिन तो बराबर है भाई, दिन तो बराबर है, 12 घंटे का दिन होता है, तो 12 घंटे के दिन में जो है कुछ टाइम इसको भी देना है, कुछ टाइम इसको भी देना है। अगर कोई और आ गया तो उसमें जो है टाइम और ज्यादा डिवाइड हो जाएगा और ज्यादा कांटेक्ट कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी कम प्रोडक्ट की अमाउंट बनेगी, क्योंकि अच्छा से अच्छा कांटेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहां पर जो है नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स अगर बढ़ जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इसलिए जो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस के वो ज्यादा से ज्यादा 3 ही हो सकती, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 3 में ही क्या है, लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनता है, यानी प्रोडक्ट की कम अमाउंट बन जाती है, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो कहने का मतलब है जैसे ए और बी आपस में पहले रिलेशंस में थे, ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स आपस में रिलेशन था, तो ए वाला अपना पूरा टाइम बी वाले को दे रहा था, लेकिन तीसरा वाला सी बार बीच में टपक गया भाई, बीच में सी टपक गया, अब ए को कुछ टाइम इसको भी देना पड़ेगा, तो इसका ही टाइम तो काटेगा, इसका ही कांटेक्ट तो काटेगा, यानी कि कुछ टाइम इसको यहां से लेस करके इसको टाइम देने लग जाएगा। तो दोनों को जब टाइम देगा तो दोनों के साथ कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट जो है इसके साथ कम हो जाएगा और उतना ही इसके साथ भी कम हो जाएगा। कम का मतलब है कि यहां पर कांटेक्ट क्या हो जाएंगे, आपस में इनके कांटेक्ट कम हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो कांटेक्ट कम हो जाएगा, कांटेक्ट जब कम हो जाएगा तो एक दूसरे से कोलिजन करने का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा। जितना अपना सरफेस ये इस मॉलिक्यूल्स को दे रहा था, अब वो उसमें सरफेस में से ये मॉलिक्यूल्स भी कुछ सरफेस जा रहा है ना, तो जब ये मॉलिक्यूल भी कुछ सरफेस जा रहा है तो ए बी का जो है, ए बी का कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया, तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो कम बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो जाता है, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया तो कोलिजन्स भी कम हो गया, है ना। तो यहां पर क्या होता है, इसमें कांटेक्ट सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कांटेक्ट सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, कांटेक्ट सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, कांटेक्ट सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, कांटेक्ट सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स, कौन से मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान से समझना है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का जो कांटेक्ट सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। और अगर कांटेक्ट सरफेस एरिया कम होगा तो उसके बीच में कोलिजन्स भी कम होगा, और जब कोलिजन्स कम होगा तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम बनेगी। ये हम समझते हैं कि कोलिजन्स होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा से ज्यादा बनेगा। अगर कांटेक्ट सरफेस एरिया कम हो गया तो कोलिजन्स भी कम हो गया, और कोलिजन्स भी कम हो गया तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम बन रही है। तो सिंपल सी चीज है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट सरफेस एरिया क्या हो रहा है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट सरफेस एरिया डिक्रीज हो जा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव कोलिजन्स भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, लेस अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स occurs बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख लेते हैं, बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो इसमें जो है रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाएगा, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम होने की वजह से इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएगा। इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएगा तो जब कोलिजन्स ही कम हो गए, टकराव ही कम हो गए, जब टकराव कम हो गए तो प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बनेंगे नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं तो प्रोडक्ट के नए बॉन्ड बन नहीं रहे हैं। तो सिंपल सी चीज है, क्योंकि कोलिजन्स कम हो जाता है तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी में क्या है, क्योंकि 3 मॉलिक्यूलरिटी में ही लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है, अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी बढ़ा दिया तो सरफेस एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम बनेगी, है ना। तो सिंपल सी ये चीज है कि कोलिजन्स कम हो जाएगा, किसकी वजह से, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम होने की वजह से कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की अमाउंट भी कम बनेगी। तो ये सारी की सारी चीजें, देन लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। सिंपल सी चीज है बच्चों, आई समझ में, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ में आगे होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हम ये भी जरूर लिख लें, इसी पे ये जरूर लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितनी है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस यानी कि मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस अगर मैं बात करूं कौन सी, मैक्सिमम है ना, यानी कि मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम मॉलिक्युलरिटी कितनी हो सकती है, 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो ये लिख लीजिए मोर देन 3 मॉलिक्युलरिटी इज नॉट पॉसिबल, मॉलिक्युलरिटी is not possible because बच्चों को सबको पता है, because contact surface area decreases and negligible amount of product form, सिंपल सी चीज है, यानी कि यही चीज है, ये वहां वाली बात समझ में आई। तो और भी मॉलिक्युलरिटी के बारे में हम टॉपिक पढ़ने वाले, और भी मॉलिक्युलरिटी की जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, पहले इतनी समझ में आई, इसको छाप लीजिए बच्चों, फिर हम आगे देखते हैं और भी क्या चीजें हैं मॉलिक्युलरिटी में, छाप लीजिए। इतना तो हम जान चुके हैं बच्चों कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस नॉट मोर देन 3 इज पॉसिबल, यानी कि 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, कि मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस की क्या है, 3 से ज्यादा नहीं होती है, ये हमने अच्छे से समझ लिया क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया घट जाता है, वो हमने भी अच्छे से समझ लिया। दूसरी बात भी हमने अच्छे से समझी है बच्चों, मॉलिक्युलरिटी के रिगार्डिंग दूसरी बात भी हमने अच्छे से समझी है कि इसको हमें केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस में निकालना है, यानी कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस डिटरमाइन ओनली इन एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी कि डिटरमाइन ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस का मतलब हमने बताया था बच्चों अभी, सिंगल स्टेप रिएक्शंस, आ रही बात समझ में, एलिमेंट्री रिएक्शंस में निकाल सकते हैं मॉलिक्युलरिटी को, ठीक। जैसे नेक्स्ट पॉइंट अब हमने समझना है कि मॉलिक्युलरिटी जो रिएक्शंस की है वो, ये तो पहले तो समझ लिया कि वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, दूसरी बात हमने ये समझ ली है कि एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी निकाल सकते हैं। तीसरी बात हमने ये ध्यान से सुनना है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट मतलब हम थ्योरी को देख के, रिएक्शंस की थ्योरी को देख के हम बता सकते हैं कि इसका मॉलिक्युलरिटी कितनी है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल तब देख लेते हैं, पहले एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, सिंपल से ऐसे लिख लेते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस की जो मॉलिक्युलरिटी है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस नॉट इन फ्रैक्शन, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकता, मोर देन 3 पॉसिबल ही नहीं है तो इन्फिनिटी नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता एंड जीरो भी नहीं हो सकता। किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी या फिर कभी नेगेटिव नहीं होगी। इन्फिनिटी की तो बात हमने समझ ली, मोर देन 3 पॉसिबल ही नहीं है तो इन्फिनिटी नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती। कहने का मतलब है ये, इस बात से हम समझ सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस की क्या है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी हमने देखना है, एग्जांपल के तौर से समझ लेते हैं, जैसे अभी भी हमने एग्जांपल दिए थे कि Br2 जो है, अगर इसको डिसोसिएट करना है, ये कट रहा है बेटा 2Br नेगेटिव, तो इस रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी हमने थ्योरी को देख के, हमने रिएक्शंस को देख के बता दिया कि इस रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1 है, तो ये यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शंस हो गया। दूसरा एग्जांपल हमने दिया था बच्चों, जैसे H2 प्लस I2, तो क्या बन गया, 2HI बना, इस तरह से 2HI बना। तो हमने यहां पर बोला कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक आयोडीन का मॉलिक्यूल है, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2। तो यहां पर हमने सीधा डायरेक्ट देख के बता दिया कि मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, ठीक। तो ऐसे ही जो मॉलिक्युलरिटी है
वो मैक्सिमम 3 होती है, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब हमसे कोई जो है पूछे कि सर 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है अगर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, तो मान लीजिए जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे हम बात करें CH4, हमने एक रिएक्शंस भी लिखी है, CH4 प्लस 4Cl2 gives out CCl4 प्लस 4HCl। अब बच्चा इसमें परेशान, पगलैट हो जाएगा, देख के ही पगलैट हो जाएगा। यहां पर बोलेगा देख के जो है मॉलिक्युलरिटी एक है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, यहां पर लिख दिया यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ध्यान सुनना बच्चों, यहां पर देखेगा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, एक मॉलिक्यूल आयोडीन का है, तो इसकी मॉलिक्यूल हो गए 2, तो ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2। अब यहां पर देखेगा तो पागल हो जाएगा, बोलेगा सर तो अभी ऊपर लिखा रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यहां पर देखें तो बोलेगा कि एक तो यहां पर CH4 का मॉलिक्यूल्स है, मीथेन गैस का मॉलिक्यूल्स है, और 4 मॉलिक्यूल्स है Cl2 के, तो टोटल मॉलिक्युलरिटी क्या है, यहां पर टोटल मॉलिक्युलरिटी लिख देगा, जो ऊपर से पड़ेगा वो मॉलिक्युलरिटी 5 लिख लेगा, 4 + 1 क्या कर देगा, मॉलिक्युलरिटी 5 कर देगा, जबकि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा होती नहीं है, तो इसका मतलब ये चीज गलत है। ये चीज क्या है बच्चों, गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि उस बच्चे ने ये ध्यान नहीं दिया कि हमें किसमें बात करनी है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस में बात करनी है। अगर किसी रिएक्शंस की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा आती है, इसका मतलब रिएक्शंस गलत नहीं है, रिएक्शन बिल्कुल सही है। बच्चे बोलते हैं रिएक्शन गलत होगी, अरे रिएक्शन नहीं है भाई गलत, इसका मतलब वो रिएक्शन सिंगल स्टेप नहीं है, वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। तो कहने का मतलब है यहां पर जो मॉलिक्युलरिटी 5 हमारे पास आ रही है और मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा पॉसिबल तो है नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शंस गलत तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये रिएक्शंस क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। ध्यान सुनना, ये क्या है, एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। अब ये मल्टी स्टेप आ गया, पर हम मॉलिक्युलरिटी किसमें डिटरमाइन करेंगे, इसकी भी सिंगल स्टेप में। अगर हम इसके अलग अलग स्टेप लिखेंगे तो हम देखेंगे इसका सिंगल स्टेप कौन सा है, उसमें सबसे पहला वाला स्टेप देखेंगे और फिर देखेंगे, बताएंगे इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है। तो पहले इसको देख लेते हैं, ये रिएक्शंस होती कैसे। यहां पर हमारे पास क्या है बच्चों, हेलोजिनेशन है, यहां पर H2O होता है, सनलाइट होती है। तो यहां पर क्या है, मान लीजिए ये हमने करी भी है कि CH4 प्लस Cl2, एक एक करके अगर हम कर रहे हैं, यहां पर ध्यान सुनना बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, एक हाइड्रोजन यहां से ये रिप्लेस करेगा, एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस होगा, यानी कि हटाएगा, तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा, और एक क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन को अपने साथ भगा के कहां लेके चल जाएगा, HCl बना के, इस तरह से बन गया HCl। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन बन गया। अब इसी CH3Cl को अगर मैंने एज अ रिएक्टेंट ले लिया, इसी में CH3Cl को एज अ रिएक्टेंट और यहां पर फर्दर Cl2 करवा दिया बच्चों, ध्यान सुनना, फिर से H2O सनलाइट के परचेंस में, तो क्या हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2 हो जाएगा यहां पर, और दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन के साथ भाग जाएगा, फिर से दूसरा HCl बन जाएगा, इस तरह से। ध्यान सुनना, बहुत गौर से सुनना। अब फिर से इस को जो ये प्रोडक्ट बन रहा है यहां पर, डाइक्लोरोमीथेन जो बन रहा है, ये डाइक्लोरोमीथेन जो यहां पर बन रहा है, इसको फिर से एज अ रिएक्टेंट ले ले, CH2Cl2 इस तरह से, और फर्दर इसके Cl2 के साथ रिएक्शन कर दें H2O की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फर्दर एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा तो क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा, है ना, यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। और इसी ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं बच्चों, है ना। तो अगर यहां से ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म बन गया और एक क्लोरीन फिर से दूसरे हाइड्रोजन को लेके भाग गया, तो क्या हो गया, HCl बन गया। अब इसको जो यहां पर ये क्लोरोफॉर्म बना या फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बना, इसको फर्दर अगर हम एज अ रिएक्टेंट मान रहे, CH3 प्लस Cl2, और वही सनलाइट की प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में ये कर रहे हैं, तो यहां पर अब जो ये एक हाइड्रोजन बचा है वो हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, और आगे क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। बच्चों ध्यान सुनना, इस तरह से CCl4 बन जाएगा प्लस HCl, इस तरह से, है ना। तो ध्यान से सुनना, अब इसके ये 4 स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, ये इसके इस तरह से 4 स्टेप हो गए। तो कहने का मतलब है ये रिएक्शन जो है इस तरह से 4 स्टेप में हो रही है। कैसे, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इन चारों स्टेप को जोड़ दूं तो देखो, जो प्रोडक्ट में बना वो रिएक्टेंट में यूज हुआ, जो प्रोडक्ट में बना वो रिएक्टेंट में यूज हुआ, जो प्रोडक्ट में बना वो रिएक्टेंट में यूज हुआ। इंटरमीडिएट should not take part in
रेट लॉ इक्वेशन हमने पढ़ा था, इस प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि उसको जो है रेट ऑफ रिएक्शंस में हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन कहने का मतलब है हमें इसका कोई भी एक स्टेप उठाना। देखो कोई भी एक स्टेप उठाना है, यानी कि पहला वाला स्टेप उठा के दिखाओ। तो यहां पर ध्यान से सुनना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितने, ये इसके अलग अलग सिंगल स्टेप हो गए, है ना। कहने का मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट एक रिएक्शंस लिखूं तो क्या है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा केवल और केवल इस तरह से CH4 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन कितने, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरीन बच गया, 4 Cl2 बच गया। और यहां पर ये सनलाइट ऐसे लिखना है एरो के ऊपर। अब इस साइड क्या बचा, इस साइड बच गया CCl4 प्लस कितने HCl, 4HCl। ध्यान से सुन लो बच्चों, 4HCl, यानी कि हमारे पास ये रिएक्शन बन गई। तो कहने का मतलब है जो ये रिएक्शंस बनी है, ये वाली रिएक्शंस है। तो ये इस रिएक्शन से अगर हम मॉलिक्यूलरिटी 5 लिख रहे थे, तो ये रिएक्शंस जो मॉलिक्यूलरिटी जिसकी 5 आ रही थी, वो तो कोई सिंगल स्टेप रिएक्शंस है नहीं, उसके सिंगल स्टेप ये है। अब सबसे पहला वाला स्टेप देख लो, सबसे पहला वाला स्टेप देख लो, उसमें कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। तो ध्यान सुनना, देखो अब देखो, एक CH4 का मॉलिक्यूल्स है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है। तो इस रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस 2। आगे बात समझ में बहुत ईजी है, ऐसा है जैसे लड्डू। तो ध्यान सुनना, नेक्स्ट हमारे पास मान लीजिए दूसरा एग्जांपल भी हम बात कर सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे एग्जांपलों की बात हम बात कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 4HBr प्लस O2 गिव्स 2Br2 प्लस 2H2। ये हमारे पास जैसे मान लीजिए रिएक्शंस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब बच्चा इसको भी देख के बोलेगा, अब तो ये खुद कर लोगे, ये तो खुद कर लोगे, ये समझ में आ गया तो ये खुद कर लोगे। अब बच्चा अगर देखेगा यहां पर मॉलिक्यूलरिटी, यहां पर मॉलिक्यूल 4 और एक 5, तो मॉलिक्यूलरिटी 5 तो होगी नहीं। बच्चा अब समझ चुका है, बच्चे ने पढ़ लिया है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है, मॉलिक्यूलरिटी अगर ये रिएक्शंस की देखें तो 5, और बच्चा ने बोल दिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप वाली रिएक्शंस है। तो अब बच्चा खुद कर लेगा। खुद कैसे, ध्यान सुनना, इसको खुद करना है बच्चों। देखिए किस तरह से, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 5 तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, इसके अलग अलग स्टेप हमें करने पड़ेंगे, सिंगल स्टेप करना पड़ेगा। तो ध्यान सुनना, सबसे पहला स्टेप जब इसका करते हैं HBr प्लस O2, तो क्या बन जाता है यहां पर HOOBr, इस तरह से बन जाता है। फिर जो ये प्रोडक्ट बना उसको एज अ रिएक्टेंट ले लिया इंटरमीडिएट की तरह, HOBr, इस तरह से। फर्दर ये इसने रिएक्शंस करी HBr के साथ, ये HBr के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो क्या बन जाता है HOBr बन जाता है बच्चों। और फर्दर ये जो प्रोडक्ट बना, इस HOBr को हम रिएक्शंस करवाते हैं 2HBr के साथ, 2HBr के साथ। तो क्या बन जाता है, फर्दर क्या बन जाता है अपने पास 2Br2 प्लस 2H2O बन जाता है बच्चों। ध्यान सुना, ये चीज बन जाती है। तो इसके ये अलग अलग स्टेप हो गए। अगर मैं इन तीनों स्टेप को जोड़ दूं, तो ध्यान सुना, जो प्रोडक्ट में बना वो रिएक्टेंट में यूज हुआ इंटरमीडिएट, जो प्रोडक्ट में बना वो रिएक्टेंट में यूज हुआ इंटरमीडिएट। तो अब फाइनल देखो, यहां पर HBr कितना, एक HBr इधर, दूसरा HBr इधर, 2 HBr और 2 HBr कितना हो जाएगा बच्चा, 4 HBr हो जाएगा। ये 4 HBr प्लस O2 ये वाला बच गया यहां पर। अब यहां प्रोडक्ट साइड देखो क्या बना, क्या बचा, ये बच गया 2Br2 प्लस 2H2O। ध्यान सुना बच्चा, ये बच गया हमारे पास, ये सारी चीजें हो गई। अब ये कहने का मतलब ये जो रिएक्शंस थी बिल्कुल इसकी तरह है, तो इसका काम कहने का मतलब है ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है, ये है इसके सिंगल स्टेप। अब इस सिंगल स्टेप उठा के देख लो, सबसे पहला वाला स्टेप उठा के देख लो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी, एक यहां पर HBr का मॉलिक्यूल्स और एक यहां पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बताइए जल्दी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी। आई बात समझ, बहुत ईजी है, ऐसा है जैसे लड्डू। अभी और भी पॉइंट समझते हैं, अभी ये बाकी पॉइंट भी समझते हैं कि ये जो है जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, बाकी सारी चीजें भी समझते हैं। पहले इसको छाप लीजिए बच्चों, अच्छे से छाप लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी नॉट पॉसिबल। कौन कौन सी पॉसिबल नहीं है बच्चों, सबसे पहला 0, किसी भी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती,
क्योंकि हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलरिटी की अच्छे से डेफिनेशन अभी हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मतलब जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं वही मॉलिक्यूलरिटी है। अगर मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो हो गई तो इसका कहने का मतलब पता है, समझ रहे हो ना, इसका मतलब है, समझ रहे हो कि मतलब मॉलिक्यूलरिटी ही जीरो है, मतलब कोई भी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स नहीं है। और जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स नहीं है उसका कोई प्रोडक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता। ये तो कॉमन सेंस है यार, ये तो छोटी सी चीज है कि जहां पर रिएक्टेंट ही नहीं होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, और जब रिएक्टेंट नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन ही नहीं होगी, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी जीरो तो नहीं हो सकती। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस नेगेटिव भी नहीं होगी। ये तो पता है कि भाई जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी तो नेगेटिव भी नहीं होगी, अपने आप से ये सारी बातें हैं। तीसरी बात, इन्फिनिटी नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 है, वो अच्छे से समझ लिया है, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। चौथी बात काफी इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस क्या नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। फ्रैक्शंस का मतलब है यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकती, यानी कि 1/2 1/3 इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती, 2/3 2/4 इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती हमारे पास। इस तरह से फ्रैक्शन में कभी मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। तो जब फ्रैक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती तो बच्चा हमसे क्वेश्चंस करता है, बच्चा क्वेश्चन करता है सर अगर फ्रैक्शन में मॉलिक्यूलरिटी नहीं है तो बताइए, यहां पर मान लीजिए H2 प्लस O2 की रिएक्शंस लिख के बताता है H2O, और हमसे बोलता है कि यहां पर इसकी अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस अगर करें तो ये हाफ लग जाएगा, और अगर हाफ लग गया तो बताइए अब तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है और आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है, और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, यहां पर मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई 1.5, यानी कि डेड मॉलिक्यूलरिटी हो गई। और आप कह रहे हो कि मॉलिक्यूलरिटी जो है फ्रैक्शंस में नहीं होगी। हाँ, नहीं हो सकती बच्चा मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शंस में, क्योंकि ये चीज हम बैलेंस करने के लिए लगा रहे हैं। ये चीज अमाउंट बताता है, ना कि मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है। ध्यान से सुनना, हम अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर हम मॉलिक्यूलरिटी बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स पूरा है या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पूरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आधा हो गया। ये चीज अपने आप में अमाउंट आधा होने पर है। जैसे अगर हमने बोला कि मान लीजिए क्या कर रहे हैं, एक बोतल पानी पर एक गिलास में पानी लिया, मान लीजिए एक गिलास में पानी लिया, ध्यान से सुनना बच्चों, एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, एक गिलास में पानी लिया तो पानी का जो पार्टिकल्स है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है, वो पानी का मॉलिक्यूल्स क्या होगा, एक गिलास पानी में भी पानी का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, H2O होगा। एक गिलास पानी में भी पानी का मॉलिक्यूल H2O होगा। अगर मान लीजिए उसी गिलास को हमने आधा गिलास कर लिया, उसी पानी को हमने कुछ को घिरा दिया और आधा गिलास पानी कर दिया, यहां पर क्या हो गया, ये आधा गिलास पानी का कर दिया। तो आधा गिलास पानी का कर दिया का मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स क्या H2O का मॉलिक्यूल्स आधा हो गया, नहीं, मॉलिक्यूल्स तो H2O का वही H2O रहा ना। तो कहने का मतलब है कि यहां पर क्वांटिटी आधा कर दी है, यहां पर क्वांटिटी आधा कर दी है, यहां से यहां क्वांटिटी आधा कर दी है, ना कि हम मॉलिक्यूल्स को आधा कर रहे हैं। मॉलिक्यूल्स तो वही चीज रह रहा है ना, मॉलिक्यूल्स तो वही चीज रह रहा है, फुल में भी मॉलिक्यूल्स उतना ही है, H2O ही है, और आधा में भी मॉलिक्यूल्स उतना ही है, और एक तुझ से भी पानी लोगे तो उसमें H2O का मॉलिक्यूल्स H2O ही रहेगा। तो ये चीज है कि मॉलिक्यूल्स को हम आधा नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर हम चीनी लेने गए या बाजार में चीनी लेने गए, दुकान में जो है चीनी लेने गए, तो दुकानदार से बोला कि भाई 1 किलो चीनी दे दो, तो 1 किलो चीनी 1 किलो शुगर दे दे। जैसे शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ठीक है भाई, 1 केजी में तो शुगर ये है ना, 1 केजी में शुगर का फॉर्मूला ये है। तो अगर मैं हाफ केजी लेता हूं तो क्या शुगर का फॉर्मूला आधा हो जाएगा, ये फॉर्मूला, ये कार्बन, ये जो कार्बन 12 है C12H22 और ऑक्सीजन जो 11 है, तो क्या ये यहां पर कार्बन के नंबर में कम आ जाएगा, यानी आधा किलो चीनी में जो है कार्बन के नंबर कम हो जाएंगे, या हाइड्रोजन के नंबर कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन के नंबर कम हो जाएंगे। अगर वही कम हो गया तो चीनी नहीं रहेगी बच्चों, है ना, शुगर नहीं रहेगी, है ना। तो कहने का मतलब है ये अमाउंट आधा हुई, फॉर्मूला तो फिर भी वही रहेगा C12H22O11, मॉलिक्यूल्स तो फिर भी वही है ना, मॉलिक्यूल्स को थोड़ी नहीं हमने आधा करा, हमने क्वांटिटी को आधा करा। तो बच्चों को तब समझ में आया कि हाँ, कि मॉलिक्यूलरिटी भी हम कभी भी हम जो फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं हो सकती है ना। तो ये जो चीजें हैं, अमाउंट यहां पर क्या हो रही है,
हम अमाउंट को जो है ये अमाउंट लिख रहे हैं, अमाउंट है ये चीज अमाउंट तो हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं भाई, यानी कि बैलेंस कर रहे हैं तो अमाउंट फ्रैक्शन में हो सकती है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शंस में नहीं होगी। ये हम समझ लिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस करते भी कौन से बच्चे हैं, क्वेश्चंस ऐसे वो वाले बच्चे करते हैं जिनको ये चीजें जो है अच्छे से, जो डीपली अच्छे से शुरू से नहीं लेक्चर को समझते हैं। तो कहने का मतलब है, पर ये क्वेश्चंस भी वैसे क्वेश्चंस तो है भाई, बनता है क्वेश्चंस की किस तरह से जो है, जो भी डाउट जिस तरह से मन में होता है तो पूछ लेना चाहिए, है ना। तो ध्यान सुनिए, ये हमें अमाउंट क्या कर रहे हैं, अमाउंट क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, यानी कि अमाउंट हाफ कर रहे हैं, क्वांटिटी हाफ कर रहे हैं, अमाउंट बोल दीजिए या फिर क्वांटिटी को हाफ कर रहे हैं। आई बात समझ में, आ गई ना बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारे पास इनफ हो गया मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में अगर जिक्र करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ध्यान से सुनना, पहले मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझ में आ गए, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस, इसको अच्छे से समझ लेना बेटा, अच्छे से समझ लेना, फोकस यहां पर, ध्यान इधर उधर नहीं, है ना। कहीं ध्यान किसी पे चले गया और ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि ध्यान बदल गया, यानी कि मूड अगर चेंज हो गया, है ना, ध्यान किसी पर चले गया, मूड किसी पर चले गया, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी बेटा, है ना। फिर वो वाला केस हो जाएगा रसिया और यूक्रेन वाला, कि देखा जिसको दूर से, दिमाग का माइग्रेन कर गई, देखते ही उसको दिमाग का माइग्रेन कर गई और लाइफ में आया तो रशिया बन के लाइफ में आया, जिंदगी में यूक्रेन कर गई। वो वाली बात हो जाएगी कि भाई उसे देखा तो दिमाग का माइग्रेन कर गई और लाइफ में रशिया बन के आई, जिंदगी का यूक्रेन कर गई। तो ऐसी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी चीजें हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में। तो फोकस रखना पढ़ाई पे बचा, है ना। तो हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की अगर बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपल सी चीज है। हमने रेट लॉ तो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, रेट लॉ पढ़ा है ना, रेट लॉ। तो रेट लॉ में क्या पढ़ा था कि मान लीजिए, रेट लॉ में क्या था, रेट लॉ में था कि किसी भी रिएक्शंस का रेट जो है उसके रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट थे A प्लस B प्लस C, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ये रेट लॉ पढ़ा है, उसको अच्छे से देख लेना बच्चों, तभी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आएगा। अब मान लीजिए A का जो स्टैचोमेट्री, यहां पर प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा है, प्रोडक्ट इसमें कुछ भी बन रहा है, मान लीजिए प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा है। अब A का स्टैचोमेट्री क्या है, मान लीजिए M1, B का स्टैचोमेट्री M2 और इसका M3, इस तरह C का स्टैचोमेट्री। तो हम इस तरह से लेके चल रहे थे और इसका हम इसके लिए रेट लिख रहे थे हम वहां पर। रेट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट A की पावर M1, एक्टिव मास ऑफ B की पावर M2, एक्टिव मास ऑफ C की पावर M3। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज हम लिख रहे थे, यानी कि जो ये पावर है, ये पावर का सम ही क्या होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अगर डिफाइन हम करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिफाइन एज द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशंस टर्म, ऑल कंसंट्रेशंस टर्म used in rate law expression, used in rate law expression, कि जितनी भी हमारे पास ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर यूज हो रही है, कंसंट्रेशन की जो पावर यूज हो रही है, उन्हीं का सम हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे तो सारी पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि M1 प्लस M2 प्लस M3 कर देंगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है बच्चे जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। इट इज प्रैक्टिकल क्वांटिटी, प्रैक्टिकल क्वांटिटी, एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। जबकि थ्योरेटिकल जो हमने मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल है और ऑर्डर क्या है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक प्रैक्टिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर जो है इन्फिनिटी भी हो सकता है, मोर देन 3 इज पॉसिबल, है ना। इट इज पॉसिबल मोर देन 3, पॉसिबल मोर देन 3 ऑर्डर क्या है, 3 से ज्यादा पॉसिबल है, ठीक। नेक्स्ट बात कि जो ऑर्डर है जैसे हमने बोला था, ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शंस का जो ऑर्डर है वो है पॉसिबल है, क्या चीज जो हमने क्या पढ़ी
कि मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती, तो ऑर्डर जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जब कोई रिएक्शन दी रहती है तो प्रैक्टिकल जो रिएक्शंस का होता है उसी से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हो सकता है बच्चों। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होगी सिंपली, और ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस होगी। आई बात समझ में? छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।